Hello everyone, my name is Abhishek Thigre. I am from Expert Edge, and today we are going to discuss about the how you should be prepared for the SNAP exam in upcoming days. Previously, we have published one video where we have discussed about the how this exam is. But now we are coming directly on to the point. Then what should be your strategy? What should be your approach in upcoming days? So let's start from the basics. So first of all, ये एग्जाम का पैटर्न कैसा है? तो 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट्स होंगे और 3 सेक्शन में एग्जाम आता है अपना. कौन से सेक्शन है? फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सेकंड इज लॉजिकल रीजनिंग एंड थर्ड इज इंग्लिश. ये सब तो आपको पता है, लेवल मॉडरेट वगैरह होगा, ये सब पता है आपको. लेकिन आज मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? जो 60 मिनट्स में अपने को 60 क्वेश्चन सॉल्व करने, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, और कुछ डिफिकल्ट भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, पूरा मॉडरेट लेवल का है. लेकिन होता क्या है, आपको 30 मार्क्स मिलने से, 35 मार्क्स मिलने से अच्छा कॉलेज नहीं मिलने वाला. आपको कम से कम 44 के ऊपर तो जाना पड़ेगा अच्छे मार्क्स के लिए. तो आज मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ कि आप 44 के आगे कैसे जाओगे, या फिर 49 के आगे कैसे जाओगे, 50 के आगे कैसे जाओगे, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपको कैसे मिल सकते हैं. और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलने के लिए 2 चीज जरूरी है. फर्स्ट इज स्पीड एंड सेकंड इज एक्यूरेसी. बस आज उसी 2 चीजों के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ. तो ये तो आपको सबको पता है कि एग्जाम कब है अपना, ये सब डिटेल्स अपने प्रीवियस वीडियो में हो गए. नेक्स्ट जो अपने 3 सेक्शन होते हैं, सबसे पहला सेक्शन होता है इंग्लिश का, उसके 15 क्वेश्चन आते. उसके बाद होते क्वांटिटेटिव और डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, उसके 20 क्वेश्चन आते. उसके बाद आता है अपना लॉजिकल रीजनिंग, उसके आते हैं 25 क्वेश्चन. सो इस सबसे आपको ये तो पता चल रहा है कि रीजनिंग का पोर्शन बहुत ज्यादा है, रीजनिंग का वेटेज बहुत ज्यादा है इसमें. उसके बाद क्वांटिटेटिव का है, उसके बाद 15 का है. हमें शॉर्ट में हम इसको रीजनिंग बोलेंगे, इसको मैथ्स बोलेंगे और इसको इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है. पूरा डिटेल टेक्निकल टर्म्स में जाने की जरूरत नहीं. कंसेप्ट अच्छा हो तो नाम कोई भी दो, आपको एग्जाम्पल सॉल्व होने ही वाला है, ठीक है. तो ये सब है. 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड -25%, मतलब 1/4 नेगेटिव भी है आपको. तो एक्यूरेसी का भी मैटर करेगा इसमें, ठीक है. बस आप सॉल्व करते जा रहे हो, सबके सब तुक्के लगाते जा रहे हो, तो वैसा नहीं होगा. आपको कम टाइम है, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन आना चाहिए आपको, ठीक है. तो वो कैसे बैलेंस करने वाले आज हम इस वीडियो में देखेंगे. तो सिलेबस देखो, इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ये सब है. अब मुझे ये बात बताओ, इंग्लिश के 15 एमसीक्यू है, तो इंग्लिश में क्या एक एमसीक्यू के लिए 1 मिनट लगना चाहिए क्या अपने को? नहीं. इंग्लिश कैसा होता है, पहले पढ़ने का, फिर समझा तो समझा, नहीं समझा तो नहीं समझा. उसमें सोचने से तो थोड़ी आंसर आने वाला, कैलकुलेट करने से थोड़ी आंसर आने वाला. तो जितना पढ़ने का टाइम लगेगा उतना ही आपको सॉल्व करने का टाइम लगेगा, बस टिक करने के लिए जितना है उतना टाइम, ठीक है. तो आप ये ट्राई करो कि ये 15 एमसीक्यू में कम से कम समय में सॉल्व करो. 7 या 8 मिनट में ही मेरे ये 15 एमसीक्यू इंग्लिश के होने चाहिए. उसके बाद आता है रीजनिंग. अब 2 टाइप के बच्चे होंगे, इंग्लिश को सबको कंपलसरी है. अब 2 टाइप के बच्चे होंगे. कैसे होंगे? एक बच्चा होगा जिसका रीजनिंग बहुत अच्छा है, दूसरा बच्चा कैसा होगा जिसका क्वांट बहुत अच्छा है. तो आपका जो भी अच्छा है वो पहले ले लो. उसके 2 बेनिफिट है. जो अच्छा है तो आप अच्छे से कर भी पाओगे, और एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है आपका कि बाबा हाँ ये अच्छा है, ये आ रहा है, तो जल्दी जल्दी करते जा रहे हो, और एक क्वांट का सेक्शन खत्म कर दिया. दूसरा चीज बाद में क्या आता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने की वजह से रीजनिंग के जो डिफिकल्ट है वो भी आपको सॉल्व हो सकते हैं, अगर आपका क्वांट अच्छा है और रीजनिंग थोड़ा वीक है. तो दूसरा साइड कौन सा है, आपका रीजनिंग अच्छा है और क्वांट थोड़ा वीक है, तो रीजनिंग पहले लो, उसमें एक्यूरेसी बढ़ाओ और बाद में क्वांट लो. और ये सब करने के लिए आपको करना क्या है, जैसे पेपर है बस सीधे से सॉल्व करते हो, ऐसा नहीं होता. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप जो सामने आया वो सॉल्व कर रहे हो. ऐसे करते जाओगे तो पेपर बहुत आपका बच जाएगा, फिर नहीं सॉल्व हो पाएगा पूरा. आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, तो इसके लिए मैंने सिलेबस लेके, इंग्लिश का तो छोड़ ही दो आप, अपना जो न्यू इनिशिएटिव है वो ज्यादा से ज्यादा ये क्वांट और रीजनिंग इसके बारे में. तो इंग्लिश का ठीक है, आप सीधे से जाओ स्टार्ट से एंड तक, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन क्वांट और रीजनिंग में आपको सिलेक्टिव बनना पड़ेगा. सिलेक्टिव बनना मतलब क्या, सबको क्या लगता है कि पूरा अटेम्प्ट करो, पूरा अटेम्प्ट करो, इसका मतलब 100% अटेम्प्ट करो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. पूरा अटेम्प्ट करो का मतलब क्या होता है कि बाबा जो अपने को आता है वो तो आता ही आता है, और जो नहीं आता उसको भी देखने के लिए टाइम मिलना चाहिए. और आपको एक बात बताओ, एक सेंटेंस बताता हूं मैं, स्किप करना, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल आप स्किप कर रहे हो, वो भी एक अटेम्प्ट ही होता है, क्योंकि स्किप करना भी बहुत जरूरी है. अगर कोई बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उसको सॉल्व करने में 2-3 मिनट जा रहे हैं आपके, ठीक है, तो उसको स्किप करने से आपके और 3-4 एग्जाम्पल सॉल्व हो सकते हैं. तो स्किप करना ये भी एक अटेम्प्ट है. और 100% अटेम्प्ट का मतलब क्या, मैंने पूरा पेपर देखा,
और मुझे 3-4 सवाल नहीं आए और वो रिस्पेक्ट दे रहा हूं मैं उस सवाल को और उसे मैं स्किप कर रहा हूं, इसको बोलते हैं 100% अटेम्प्ट। 100% अटेम्प्ट मतलब पूरे के पूरे गोल सर्कल करके आओ ये नहीं होता, मार्क करके आओ ये नहीं होता, ठीक है। जो अच्छे सवाल है उसे छोड़ देना चाहिए, उसे लास्ट में लेना चाहिए। ऐसा नहीं बोलता कि सॉल्व ही मत करो, लेकिन उसको लास्ट में लो, वो पता होना चाहिए कौन सा अच्छा है कौन सा है। तो सिलेबस में तो क्या है, ये तो इंग्लिश का हो गया अपना, ये क्वांट का सिलेबस क्या क्या है अपना, नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक में कहां से कहां तक, एलसीएम एचसीएफ से रेशियो के बाद रेशियो के सारे एप्लीकेशन, एजेस, पार्टनरशिप, मिक्सचर, ये सब रेशियो के एप्लीकेशन, पॉइंट्स। उसके बाद आता है परसेंटेज के सारे एप्लीकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, ठीक है। उसके बाद स्पीड टाइम, डिस्टेंस, वर्क टाइम, एवरेज, ये सारे टॉपिक होते हैं क्वांट के अरिथमेटिक में। उसके बाद आता है अलजेब्रा, एक हाथ दूसरा। उसके बाद आता है लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद लॉगरिथम, प्रोग्रेशन, बाइनोमियल। इसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसको है, सबसे ज्यादा वेटेज है अरिथमेटिक को, सबसे ज्यादा वेटेज है अपना अरिथमेटिक को। अरिथमेटिक आप जितना अच्छा करोगे उतना अपना अटेम्प्ट अच्छा होगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर ये छोटे छोटे टॉपिक, सर्च और इंडाइसेस, इनइक्वालिटीज, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, सेट थ्योरी, मिक्सचर एलिगेशन, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन। इसमें कभी आए तो आए, एक हाथ दूसरा आता है क्वेश्चन, लेकिन हम इसका बता सकते हैं अरिथमेटिक के 8 के ऊपर क्वेश्चन आएंगे आपको, 7 से 8 तो फिक्स पकड़ के ही चलो, ठीक है। उसके बाद मेन चंक आता है वो ये वाला, आपको डेटा इंटरप्रिटेशन आता है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में भी टाइप होते हैं, एक तो सीरीज आता है, मतलब और डेटा कलेक्शन टेबुलर फॉर्म में देंगे, या फिर ग्राफ्स, पाई चार्ट आएगा आपको, पाई चार्ट मतलब सर्कल के अंदर जो होता है वो। उसके बाद लाइन ग्राफ आ सकता है, बार ग्राफ आ सकता है, जो भी हो, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, ये सब दिया है वो आएगा। लेकिन डेटा इंटरप्रिटेशन का होता कैसा है, इतना बड़ा डेटा दिया होता है और उसमें से एक ही सवाल आता है या फिर 2 आते हैं। तो ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन वो आपको लास्ट में लेना, ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट होता है, लेकिन सॉल्व तो पूरा करना पड़ेगा ना, उसके बाद उसका आंसर आएगा, तो ये आप लास्ट में लो। पहले कौन से लो, जो वन लाइनर है वो सॉल्व करते हो। अगर गलती से, पैटर्न तो फिक्स किसी को नहीं पता होता, जो प्रीवियस ईयर्स आते उसके हिसाब से सब पैटर्न बताते, लेकिन अगर आपको लगा कि डेटा इंटरप्रिटेशन पे 5 आए सवाल तो पहले लो, क्योंकि एक ही बार सॉल्व करना है, उसके बाद के 5 सवाल तो बस ऐसे हो जाते, 10-10 सेकंड के कैलकुलेशन में हो जाते, ठीक है। तो ये बात हुई उसकी। अब आता है रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या है, सबसे बड़ा चंक आता है पजल्स 2 आए तो उसके एग्जांपल्स कितने आते हैं ये भी देख लो, 5-5 एग्जांपल्स आते हैं या 2-2 आते हैं, 3-3 आते हैं, ये देख लो। पजल सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद आपके छोटे छोटे एग्जांपल्स, पजल्स में क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट, उसको भी पजल बोलते हैं। फिर सिटिंग अरेंजमेंट लिनियर होती है, सर्कुलर होती है, स्क्वायर टाइप होती है, फिर फ्लोर बेस्ड पजल होते हैं, क्लासिफिकेशन पजल होते हैं, ये सारे पजल के टाइप होते हैं, वो आपको सॉल्व करने। मेरा हमेशा ये मानना है कि पजल हमेशा लास्ट में लिया करो। पजल क्या होता है, हम गलत कब कर रहे हैं पजल में, लास्ट में पता चलता है, पूरा टाइम निकल जाने के बाद। तो कभी कभी हमें लगता है कि पजल आ जाएगा मुझे, लेकिन वो सॉल्व करते करते कब गलत ले सकते हो, एक सेंटेंस मिस किया, एक वर्ड मिस किया, तो भी वो गलत हो सकता है। सो पजल हमेशा लास्ट में लिया करो रीजनिंग सेक्शन के, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लेना है रीजनिंग में, डायरेक्शन लो, सबसे सिंपल, क्लॉक कैलेंडर, उससे भी सिंपल, ब्लड रिलेशन हो तो वो लिया करो, सीरीज, एनोलॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब वन लाइनर जो है ना, वो सब पहले सॉर्ट करके बाजू में ढकल दो उसको, उसके बाद पजल को स्टार्ट करो। और सीरीज जब यहाँ पे लिखा है तो मेरा आज का प्लान ही यही है ना, आपको स्ट्रेटेजी बताने का है कि एग्जाम के डे में भी क्या करेंगे और एग्जाम तक भी क्या करेंगे। तो सीरीज इतना सिंपल होता है सीरीज, ठीक है, दिखने में, क्योंकि कोई भी कर सकता है। 4th स्टैंडर्ड के स्कॉलरशिप एग्जाम से जो भी आगे के एग्जाम हो अपने कॉम्पिटिटिव वाले जो भी हो, सब में ये सीरीज क्वेश्चन आता है, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, मिसिंग सीरीज, ऑड वन सीरीज, जो भी हो सब में आता है। लेकिन इसका एक ये ड्रॉबैक क्या है, आया तो ये 10 सेकंड में भी आ सकता है और नहीं आया तो पूरे 1 घंटे के पेपर में भी नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो सीरीज के लिए एक बात हमेशा ध्यान में रखना, ईगो पे मत लेना ये क्वेश्चन, ईगो पे मत लेना कि बाबा मुझे कैसे नहीं आता, इतना पढ़ाई किया मैंने, ये सीरीज तो आना चाहिए, बच्चों का टॉपिक है, ये क्यों नहीं आ रहा है। वैसा नहीं होता, 1 मिनट दो, जो चाहे लॉजिक लगाने लगा, नहीं छूटा, आगे निकल जाओ। वो बाद में जब घर में आओगे, आप खाना खाते बैठोगे, ऑटोमेटिक आपके सामने आंसर आ जाएगा, लेकिन वो 1 घंटे में नहीं आएगा, ये मैं बता सकता हूँ। सो ईगो पे मत लो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, ये ईगो पे लोगे टाइम बर्बाद करोगे और आगे वाले इजी क्वेश्चन के लिए टाइम ही नहीं बचेगा, ठीक है। ये भी बात ध्यान रखना है। और टाइम के बारे में क्यों बोल रहा हूं इसका, क्योंकि अपना इनिशिएटिव ही वही है। आज का जो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि इनिशिएटिव क्या होने वाला है, तो इनिशिएटिव ही वही है, जो क्वांट एंड रीजनिंग के अच्छे एग्जांपल्स है हर एक टॉपिक के, वो हम स्टार्ट करने वाले। यूट्यूब पे सबके लिए फ्री है, ये सब देख सकते हैं, अच्छे वाले टॉपिक जो आपके प्रीवियस एग्जाम में भी आए,
जो मुझे अच्छे लगते, बाकी बहुत सारे एग्जाम होते हैं उसमें से एक अच्छा लगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे टाइम वर्क टॉपिक लेना है आपका, तो मैं क्या करूंगा, टाइम वर्क के अच्छे अच्छे 15-20 एग्जाम्पल लेके आऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये 1 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व हो सकता है। ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते जाओगे तो ये देखो 1 घंटे का पेपर है अपना, सब सॉल्व हो सकता है, लेकिन 1.5 घंटा दिया तो अपने को क्या करना है, 1 घंटे में सॉल्व करना है, 1 आवर में सॉल्व करना है। सो 1 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व हो सकता है ये मैं आपको पढ़ाने वाला। सो तरीका क्या होगा इस इनिशिएटिव का, एक एक चैप्टर हम सिक्वेंशियली लेंगे, डायरेक्ट वर्ड टाइम में जंप नहीं करेंगे, एक एक चैप्टर हम सिक्वेंशियली लेंगे, बेसिक से एलसीएम हुआ, एवरेज हुआ, फिर रेशियो, फिर परसेंटेज, फिर वर्क टाइम, इस टाइप से लेके जाएंगे। या फिर रीजनिंग का बीच बीच में, रीजनिंग कैसे भी जंप कर सकते हैं हम, एक एक टॉपिक लेंगे, पहले 10 मिनट में थोड़ा सा कंसेप्ट बताएंगे उसका कि ये टॉपिक में क्या जरूरी है आना आपको, और फिर एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट कि बाबा ऐसा ऐसा एग्जांपल है, इसका ये अप्रोच करने से आपको 1 मिनट के अंदर आंसर आ सकता है। और अपना बस क्राइटेरिया ही वही है, अपना टारगेट ही वही है कि मुझे 1 मिनट के अंदर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने क्वेश्चन कितने, 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन अगर 20 मिनट में ट्राई करते रहोगे आप, हो गया ना काम। 20 क्वांट के, 25 रीजनिंग के और 15 इसके। रीजनिंग के लिए ज्यादा टाइम लग सकता है, पजल 1 मिनट में सॉल्व हो भी नहीं पाएगा, पजल 1.5 मिनट लगता है, 2 मिनट लगते हैं, 3 मिनट लगते हैं, वो टाइम बचाओगे कहा, वो तो फास्ट सॉल्व करोगे तो ही बच सकता है ना। या फिर पजल के लिए भी हर बार क्वेश्चन पढ़ना जरूरी नहीं होता, पजल में हर बार क्वेश्चन पढ़ना नहीं जरूरी होता। आप एक ही बार क्वेश्चन पढ़ के, पजल एक ही बार क्वेश्चन पढ़ के आप सॉल्व कर सकते हो। हर बार क्वेश्चन में जा रहे हो कितना टाइम लगता है, वो तो स्टार्ट कहां से किया था फिर खत्म कहां होगा, अब कौन सा सेंटेंस चल रहा है पढ़ने का, समझ रहे हो? आपका थोड़ा बहुत भी पढ़ाई हो रहा है ना, चालू है ना, तो मेरी बात को आप समझ पाओगे। ढूंढने में ही टाइम जाता है, 5-5 सेकंड जाते हैं ना, अरे मैंने इस सेंटेंस तक पढ़ा था, उससे अरेंजमेंट की थी, अब कहां से शुरू करूं, फिर ढूंढना पड़ता है। सही है, तो पजल एक ही बार पढ़ना होता है। एक बार पजल पढ़ के हमें उसको एक डायग्रामेटिकली फॉर्मेट में, माइंड मैप्स टाइप जो बोलते हैं ना हम, उस फॉर्मेट में एक साइड पे लिखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को छोड़ देंगे। बस अपना वो जो भी फॉर्मेट है उसके जो बाजू में जो भी लिखा होगा, ऐसा कुछ भी सर्कल स्क्वायर करके, वो इंफॉर्मेशन से हम अपना पजल का स्ट्रक्चर निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है जो पढ़ाई के आगे की होती है, कि ठीक है आपको समझा, सब आपको करने को भी आ रहा है, लेकिन आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, तो इसका तो कुछ मतलब नहीं। देखो ना, आप 50 के ऊपर जा रहे हो, खत्म, जो चाहिए वो कॉलेज मिलेगा ना, 50 के ऊपर जा रहे हो तो आप, ठीक है, लेकिन आप 35 या 40 के बीच में हो, 44 तक भी हो, तो अच्छा वाला कॉलेज नहीं मिल सकता, तो फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो वो एग्जाम डे में नहीं समझ में आना चाहिए, वो आज समझ में आना चाहिए। ये जब भी आप वीडियो देख रहे हो ना, जो भी डाउट्स है, डिस्क्रिप्शन में जो भी सर का नंबर होगा ना, उस पर कॉल करो कि बाबा ये ऐसा ऐसा है, ऐसा हो रहा है। बस आप क्या करते हो, खुद बे खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करते हो, नहीं ना, कोई तो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनको पूछो ना, मुझे सब आ रहा है लेकिन टाइम में नहीं आ रहा, तो कुछ तो मेथड गलत कर रहे होगे ना, कुछ तो ट्रेडिशनल मेथड से ही जा रहे होगे, फॉर्मूला यूज करते होगे अब तक आप। ऐसा भी कभी कभी होता है ना, ऐसा एग्जाम्पल आ जाता है एग्जाम में कि बाबा आपने पहले कभी देखा ही नहीं, लेकिन फिर भी उसका आंसर आना चाहिए ना, कुछ तो तरीका होगा, पता भी नहीं है फिर भी आंसर आ रहा है, कुछ तो होगा ना। सब तो सब कुछ, सब एग्जाम्पल सबको आ रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई तो ऐसा एग्जाम्पल होगा कि जो एकदम डिफरेंट, 60 एग्जाम्पल है उसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे कि आज तक कभी नहीं कहीं देखे हो। ऐसे ही रीजनिंग में तो बहुत कुछ हो सकता है, पजल्स ही तो है रीजनिंग, मतलब पजल्स, लॉजिकल रीजनिंग, बस दिमाग का यूज करना है। ठीक है, सो कुछ भी आ सकता है, तो उसके लिए भी हम ऑप्शन से कैसे जाएंगे, एलिमिनेशन कैसे करेंगे, ये जो भी छोटी छोटी चीजें, ये अपने इनिशिएटिव में होने वाली। तो ये कब से स्टार्ट होगा, मंडे से अपना रोज स्टार्ट होने वाला ये। ठीक है, रोज 15-20 अच्छे वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बस आपको करना क्या है, पेन पेपर लेके बैठना है, वीडियो ऑन होते ही लाइव होगा ये, आप कमेंट में डाउट्स भी पूछ सकते हो, और जो आपको कंसेप्ट भी क्लियर नहीं है वो भी हम क्लियर कर सकते हैं फिर वहां पे कमेंट डालेंगे तो। ठीक है, मेन मोटिव इसका क्या है, कम टाइम में स्नैप का पेपर कैसे सॉल्व किया जाए और आराम से 2-3 मिनट लास्ट में कैसे बैठा जाए। ठीक है, ये सब है। और इंग्लिश का मैं ये बता दूं, अगर आपको इधर भी इतना कम टाइम लग रहा है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है, पढ़ने में अगर किसी को टाइम लगता है तो उधर भी वो टाइम दे सकते हो आप। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को ज्यादा टाइम लग सकता है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो सब टाइम मैनेजमेंट का ही खेल कि आसान सवाल आधा मिनट में होना चाहिए, डिफिकल्ट सवाल 1 मिनट में होना चाहिए। ऐसा अगर करते जाओगे तो आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। एंड मैं सबको देखना चाहूंगा, पहले लेक्चर से सबको देखना चाहूंगा, बस आप लाइव अटेंड करो। लाइव अटेंड से क्या होता है कि आप डाउट पूछ सकते, उसके बाद भी पूछ सकते हो डाउट, लेकिन वो उधर से उधर ही डायरेक्ट समझ में आ जाएगा आपको, इसलिए। ठीक है, कमेंट्स वगैरह में हमारी टीम भी होती है लाइव के समय, सो डायरेक्ट रिप्लाई भी कर सकती है आपको, इसलिए। ओके,
सो आपको जो भी डाउट्स है इस रिगार्डिंग या फिर कुछ भी पूछना है तो इस वीडियो के कमेंट में पूछो, जो भी नंबर दे उस पर कॉल करो, ठीक है, और आपके डाउट सॉल्व करते जाओ। थैंक यू।